पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वू डीमन कासल में एंट्री मार देता है और उसके शैडो सोल्जर्स वहां तबाही मचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मैजिक एंट आइलैंड तक पहुंच जाती है। उसी आइलैंड पे कुछ हंटर्स भी थे जिनका काम इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करना था। फिर इन हंटर्स का सामना उसी मैजिक एंट से हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू डीमन कासल के डीमंस को मार रहा था। जिन्वू जल्द से जल्द ये फ्लोर क्लियर करना चाहता था, तो वो शैडो सोल्जर्स की 6 टीम्स बनाता है। जिन्वू इन्हें डीमंस को मारने का ऑर्डर देता है और अगर इन्हें अगले फ्लोर पर जाने का एंट्री गेट मिले तो ये जल्द से जल्द जिन्वू को इन्फॉर्म करें। फिर शैडो सोल्जर्स अपने मिशन पे चले जाते हैं। जिन्वू देखता है कि उसे काफी जल्दी एक्सपी मिल रही है क्योंकि शैडो सोल्जर्स जल्दी जल्दी डीमंस को मार रहे थे। तो जिन्वू भी माना पोशन पी लेता है ताकि शैडो सोल्जर्स रीजेनरेट होते रहें। अब जिन्वू को इस फ्लोर पे 2 दिन हो गए थे और टैंक का लेवल भी काफी बढ़ गया था। जिन्वू को अभी तक अगले फ्लोर का एंट्री गेट नहीं मिला था। इसका मतलब अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग डीमंस बचे हुए हैं। फिर अचानक से जिन्वू का माना कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब कोई ताकतवर डीमन शैडो सोल्जर्स को मार रहा है और ये आयरन की टीम के सोल्जर्स थे। जिन्वू नहीं चाहता था कि उसके शैडो सोल्जर्स मरें, तो वो उन्हें रिकॉल कर लेता है। फिर अगले दिन इग्रिस और हाई ऑर्क्स की दूसरी टीम भी मारी जाती है, लेकिन इग्रिस की टीम के बराबर में ही टस्क की टीम थी, लेकिन उन पर तो कोई हमला नहीं हुआ। इसका मतलब एनिमी जानता है कि टस्क को हराना उसके बस का नहीं, तभी वो अपने से कमजोर टीम्स पे हमला कर रहा है। तो अगली टीम टैंक की थी, तो जिन्वू टैंक की टीम के पास पहुंच जाता है और अपनी स्टेल्थ स्किल को यूज करके इनविजिबल हो जाता है। फिर वहां डीमंस भी आ जाते हैं और शैडो सोल्जर्स को मार देते हैं। जिन्वू जान गया था कि शैडो सोल्जर्स इनसे नहीं लड़ सकते, तो वो खुद सामने आ जाता है और डीमंस पर हमला कर देता है। 2 डीमंस को मारने के बाद वो आखिरी डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन भी अपनी तलवार से उस पर पलटवार करता है। लेकिन जिन्वू उसकी तलवार को तोड़कर उसको गर्दन से पकड़ लेता है कि तभी वो डीमन सरेंडर कर देता है और जिन्वू चौंक जाता है क्योंकि ये डीमन इंसानी जबान बोल रहा था। असल में ये डीमन एक लड़की थी जिसका नाम एसिल है, जो कि जिन्वू से बोलती है कि मुझे जाने दो। जिन्वू बोलता है, पहले तुमने मेरे सोल्जर्स को मारा और अब कह रही हो मुझे जाने दो। जिस पर एसिल बोलती है कि हमारे सिपाहियों को शैडो सोल्जर्स मार रहे थे, तभी हमने शैडो सोल्जर्स पे अटैक किया। जिन्वू ने इसके साथियों को जस्ट अभी मारा था और इससे अपने साथियों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू ने आज तक इतना सेल्फिश डीमन नहीं देखा। जिन्वू उसको छोड़ने का सोच रहा था, वहीं एसिल उसका फायदा उठाकर पीठ पीछे वार कर देती है, लेकिन तभी टस्क वहां आकर अपनी शील्ड एक्टिवेट कर देता है। ये तुम क्या कर रही हो? अब एसिल फिर से माफी मांगना शुरू हो जाती है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि वो इसका क्या करे, तो वो एसिल से एंट्री परमिट के बारे में पूछता है और टस्क ग्रेविटेशन मैजिक को यूज करके उसको हवा में उठा लेता है। एसिल बोलती है कि अगर जिन्वू उसे सही सलामत घर पहुंचा दे तो वो उसे एंट्री परमिट दे देगी और साथ ही ये भी बता देगी कि बाकी एंट्री परमिट कहाँ हैं। जिन्वू को ये डील पसंद आती है, तो वो उसके करीब जाकर बोलता है, क्या तुम भरोसे के काबिल हो? जिस पर एसिल बोलती है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब जिन्वू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पहले वो जानना चाहता था कि ये डीमंस असल में कौन हैं। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पे वो मैजिक एंट इंसानों को मारना शुरू हो जाती है। इधर एसिल बताती है कि वो एक शाही खानदान से है, लेकिन जिन्वू कुछ और जानना चाहता था, तो वो बोलता है कि तुम्हें अपने दिमाग में ऐसी आवाज आ रही है जो इंसानों को मारने का ऑर्डर दे रही हो। लेकिन एसिल को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही, बल्कि उसके दिमाग में अपने फ्लोर को प्रोटेक्ट करने की आवाज आ रही है। जिन्वू जान गया था कि डंजन वाले डीमंस को इंसानों पर हमला करने का ऑर्डर मिलता है और डीमन कासल के डीमंस को अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिलता है। जिन्वू पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में ये आवाज कब से आ रही है, तो एसिल बताती है कि जब से उसकी आंख यहाँ पे खुली तब से उसे ये आवाज आ रही है। जिन्वू सोचता है कि यहाँ पे आंख खुली, इसका मतलब ये कहीं और से आए हैं। जिन्वू पूछता है, यहाँ पर आंख खुलने से पहले तुम कहाँ थी? एसिल बोलती है, हम डीमन डायमेंशन में थे। और तुम डीमन डायमेंशन में क्या कर रहे थे? ये सुनकर एसिल काफी अजीब तरीके से बोलती है कि हम वॉर की तैयारी कर रहे थे। जिन्वू पूछता है, कौन सी वॉर? वो बोलती है, उस ताकतवर चीज ने सारे डीमंस को अपने पास बुलवाया था। इससे पहले एसिल और कुछ बताती वो हैंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने वो इन्फॉर्मेशन दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी। जिन्वू सोचता है कि बारका के साथ भी ऐसा ही हुआ था और ये भी बोलते बोलते रुक गई। इसका मतलब इसकी बातों में कोई तो राज छुपा है।
जिन्वू पूछता है वो कौन था जिसने तुम्हें अपने पास बुलाया। एसिल बताने वाली थी लेकिन वो बेहोश हो जाती है और जिन्वू उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर्स उस एंट से लड़ रहे थे, लेकिन इन हंटर्स का रैंक कम था और वो एंट काफी इंटेलिजेंट थी, तभी ये सारे हंटर्स मारे जाते हैं। इतनी ही फुटेजेस हंटर एसोसिएशन को गाड़ी के डैश कैम से मिल पाई थी। इस एंट को मार तो दिया लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। ये एंट काफी एडवांस थी क्योंकि ये उड़ भी सकती थी और इस एंट ने काफी सिविलियंस और हंटर्स की जान ली थी। जापान में काफी सारे हंटर्स हैं लेकिन तब भी उनको काफी मुश्किल हुई। तो मैनेजर बोलता है अगर ये एंट कोरिया में आ गई तो क्या होगा। गनही बोलता है कि ये आइलैंड जेजू आइलैंड से 150 किलोमीटर दूर है और अगर ये एंट वहां तक आ सकती है तो इसका मतलब जिंडो और वेंडो कंट्री खतरे में है। कोरिया के पास जापान की तरह काफी सारे हंटर्स नहीं हैं। ये चाइना और रशिया से मदद मांगना चाहते थे लेकिन वो दोनों कंट्रीज अपने आप में बहुत बिजी हैं। वहीं अमेरिका ने तो जेजू आइलैंड का सुनते ही मदद करने से मना कर दिया था। फिर जिनचुल गनही के पास आकर बताता है कि डोंगसू इनकी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ऐसा जिन्वू की वजह से कर रहा था ताकि वो जिन्वू को मार सके। लेकिन अभी डोंगसू का वीजा बंद है तो उसकी जगह एक और नेशनल लेवल हंटर ने इन्हें कांटेक्ट किया था। वहीं ये नेशनल लेवल हंटर वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एसिल को भी होश आ जाता है जिसे जिन्वू प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि बाकी डीमंस उस पर हमला कर रहे थे। वो बताती है कि अनइंटेलिजेंट डीमंस इंटेलिजेंट डीमंस को अपना साथी नहीं समझते, तभी वो उस पर हमला कर रहे थे। फिर एसिल जिन्वू को अपने महल में ले आती है और फिर जिन्वू एसिल के फादर के सामने पहुंच जाता है। एसिल बोलती है फादर मैं एक मेहमान को लाई हूँ। उसका फादर बोलता है ऐसा कौन सा मेहमान है जो अपने साथ इतनी बड़ी आर्मी लाता है। असल में एसिल के फादर जिन्वू के साए में छुपे शैडो सोल्जर्स को देख सकते थे। जिन्वू बोलता है मैंने एसिल से वादा किया है कि मैं एंट्री परमिट लेने के बाद चुपचाप चला जाऊंगा। अब एसिल के फादर ने सुना था कि जिन्वू ने वल्कन और मीटस का क्या हाल किया तो वो जिन्वू की बात मान लेता है। फिर जिन्वू एसिल के कंधे पे हाथ रख कर बोलता है कि ये भी मेरे साथ जाएगी। जिन्वू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एसिल जानती थी कि बाकी एंट्री परमिट्स कहाँ हैं, तो उसे साथ ले जाना काफी फायदेमंद था। लेकिन ये सुनकर एसिल के फादर गुस्से में आ जाते हैं। जिन्वू की ताकत और उसके शैडो सोल्जर्स देख एसिल के फादर उसे जिन्वू के साथ भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन बदले में जिन्वू को एसिल का ख्याल रखना होगा। फिर एसिल के फादर एंट्री परमिट जिन्वू को दे देते हैं। जिन्वू एसिल से बोलता है कि फाइट के बीच में मत आना, मैं खुद ही सब कुछ संभाल लूंगा। एसिल शर्मा कर बोलती है ठीक है। फिर ये दोनों अगले फ्लोर पे आ जाते हैं। एसिल क्लैन के लीडर के लिए वाइन लाई थी। जिन्वू पूछता है गार्शी क्लैन वाले तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन गार्शी क्लैन वाले इनके दोस्त नहीं थे। तो जिन्वू बोलता है टेंशन मत लो, मैं इन्हें देख लूंगा। जिन्वू के अंदर जाते ही चीखों की आवाज आना शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल लेवल हंटर गनही से बातचीत कर रहा था। ये हंटर बोलता है भले ही हमारे हंटर डोंगसू ने आपके कंट्री में तबाही मचाई, लेकिन वो एक एस रैंक हंटर है तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते। गनही सोचता है कि ये डोंगसू को हमारा हंटर इस तरह से कह रहे हैं जैसे अमेरिका ने डोंगसू को खरीद लिया हो। नेशनल लेवल हंटर जिन्वू के बारे में पता करने आया था और वो चाहता था कि साउथ कोरिया की हंटर एसोसिएशन डोंगसू को अपने कंट्री में आने से मना कर दें, और एसोसिएशन ये पहले ही कर चुकी थी। तो अब वो हंटर जाने लगता है। गनही सोचता है कि मेरी बॉडी काफी बड़ी है लेकिन इसके सामने मैं एक छोटा बच्चा लग रहा हूँ। नेशनल लेवल हंटर बोलता है अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी जेजू आइलैंड में मदद करूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, लेकिन अगर साउथ कोरिया वाले मुझे अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो वहां से चला जाता है। गनही बोलता है जिनचुल क्या हमने इस हंटर से जेजू आइलैंड के लिए आस लगा कर गलत किया। जिस पर जिनचुल बोलता है टेंशन मत लें, आज ही जापान की सबसे बड़ी गिल्ड से एक और हंटर आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू गार्शी क्लैन वालों का बैंड बजा देता है और उसका लेवल भी काफी बढ़ गया था क्योंकि इन डीमंस का रैंक काफी ज्यादा था। वहीं इग्रिस और टैंक का लेवल भी मैक्स हो गया था और इनकी प्रमोशन का ऑप्शन भी आ रहा था। तो जिन्वू इनको प्रोमोट कर देता है जिसकी वजह से इग्रिस नाइट से एलीट नाइट बन जाता है और टैंक एलीट से नाइट बन जाता है। अब इग्रिस इतना पावरफुल हो गया था कि वो एक एस रैंक हंटर से भी लड़ सकता है और टैंक भी काफी ताकतवर बन गया था। एसिल बोलती है जिन्वू सर आपने अब तक कितने क्लैन मार दिए हैं। जिन्वू बताता है कि ये 89th फ्लोर है तो तुम्हारे क्लैन को छोड़कर मैंने टोटल 9 क्लैन मार दिए हैं।
फिर एसिल बोलती है, आगे आने वाले हर फ्लोर की हाई रैंक नोबल्स प्रोटेक्शन कर रहे होंगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं, तो बेहतर होगा अगर आप उनसे एंट्री परमिट मांग लें, जिस तरह आपने हमसे एंट्री परमिट लिया है। जिन्वू बोलता है, अगर मैं तुम्हारे क्लैन से कमजोर होता तो क्या तुम मुझे एंट्री परमिट देते? और ये ही इस कासल की असलियत है। एसिल ने जिन्वू को बताया था कि क्लैन्स के बीच में रैंकिंग्स को लेकर लड़ाई होती रहती है, तो अब वो रेडिर क्लैन को टॉप पे ले जाएगा जो कि एसिल का क्लैन है। एसिल पूछती है, जिन्वू सर, आपने हमारे क्लैन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। ये सुनकर एसिल शर्मा जाती है और ये एपिसोड खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड्स बहुत कमाल के होने वाले हैं, तो अगले एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।